Hello friends, welcome to the current affair videos from Topper's Note. Today, that is 8th of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is Iran to face censor amid stalled talks. इसमें ईरान के ऊपर सैंक्शंस के बारे में उसका रीसेंट अपडेट क्या है और यूएस उसको कैसे कोशिश कर रहा है कि जो स्टॉल टॉक्स उसको आगे बढ़ाया जा सके इंटरनेशनल एजेंसी के ज़रिए उस पे है. सेकेंड इज़ अबाउट हाउ इन्फ्लेशन डिफीटेड द आरबीआई. क्यों आरबीआई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि इन्फ्लेशन एकदम पे बढ़ने वाला है, और जो आरबीआई की एमपीसी की स्टेटमेंट्स आते हैं, जो उनकी मीटिंग होती है बाई एनुअली, उनकी स्टेटमेंट से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको शायद नहीं पता था अच्छे से कि किस तरह से इन्फ्लेशन प्रोग्रेस होने वाली है. थर्ड, इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 मिसाइल जो रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट किया है, उसका इंपॉर्टेंस और अग्नि 4 मिसाइल क्या है उसके बारे में. फोर्थ इज डिबेट अराउंड सरोगेसी एक्ट. सरोगेसी एक्ट के ऊपर ऑलरेडी कवर किया है कि रिसेंटली क्या पिटिशंस फाइल हुए हैं, बट इसके अराउंड डिबेट में और गहराई में जाने की ज़रूरत है. ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो डेफिनेटली इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. फिफ्थ इज़ अबाउट तमिलनाडु स्कल्पचर्स रिकवर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए. पिछले 2-3 साल में काफ़ी स्कल्पचर्स आए हैं जिसको रिसेंटली हैंड ओवर किया है स्टेट गवर्नमेंट को, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने. सो वो कौन कौन से स्कल्पचर्स है और उनका क्या रेलेवेंस है, किस टाइम के हैं वो, और किन किन किंगडम्स के दौरान वो बने थे, उनकी हिस्ट्री. तो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये रेलेवेंट न्यूज़ है, 2-3 साल का कंबाइंड है. सिक्स्थ है अ सिल्वर मूवमेंट टू प्रोपेल अ बे ऑफ बंगाल ड्रीम. इसका जो बीम स्टैक का ड्रीम है वो किस तरह से मूव कर रहा है, बीम स्टैक पूरा क्या है, इन डिटेल इस पे एनालिसिस होगा. सो दिस टॉपिक इज ईरान टू फेस सेंसर अमिड स्टॉल्ड टॉक्स. बेसिकली ईरान को फोर्स करने के लिए कि वो टॉक्स पे थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि रशिया और ईरान का शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं कि वो ओपन ना करे, ज़्यादा पंप ना करे, ताकि प्रेशर बना रहे वेस्ट के ऊपर हाई प्राइसेस का. और अगर ईरान अपना ऑयल एंड गैस सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, जो वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि प्राइसेस अपलिफ्टेड रहेंगे, जिससे बेनिफिट मिलेगा सबको इंक्लूडिंग रशिया, और नुकसान होगा वेस्ट का. सो उसका प्रेशर कर पाए और वो जो डील ऑलमोस्ट होने वाली है उसमें वो आगे बढ़े, इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स ने कोशिश किया है कि वो एक सेंसर मोशन पास करे यूनाइटेड नेशन एटॉमिक वॉचडॉग में, जो कौन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA. अगले हफ्ते इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होगी. अगर वहाँ पे ये रेजोल्यूशन पास होता है टू कोऑपरेट फुली विद IAEA, तो ये पहला सेंसर मोशन होगा ईरान के खिलाफ जून 2020 के बाद, जिसके बाद एक तरह से प्रेशर आएगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा ईरान के ऊपर कि वो एग्रीमेंट में जल्दी से जल्दी आके एग्रीमेंट साइन करे विद यूरोपियन कंट्रीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स, ताकि ऑयल आउटपुट यहाँ से शुरू हो जाए और जो ऑयल प्राइसेस अपलिफ्टेड हैं वो थोड़ा कूल ऑफ हो सके. सो दिस टॉपिक इज़ हाउ इन्फ्लेशन डिफीटेड द RBI. रिसेंट हिस्ट्री क्या रही है जो MPC की मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. सो न्यूज़ में क्या था, RBI इज़ एक्सपेक्टेड टू बोथ रेज द इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, रेपो रेट, प्लस स्लैश द अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मनी फ्लो कम होगा इन द फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि कंट्रोल कर सके रिटेल इन्फ्लेशन को, यानी कि CPI. जब ये अनाउंस करेंगे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जून 8 को, यानी कि आज. मोर देन द क्वांटम ऑफ द एंटिसिपेटेड हाइक इन द रेपो रेट, कि जितना एंटिसिपेट किया गया है उससे ज़्यादा वो करते हैं नहीं करते हैं, और आउटलुक क्या रखते हैं कि इन्फ्लेशन का आउटलुक वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन कम आएगी, इतनी ही रहेगी या बढ़ने वाली है. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. इन्फ्लेशन सिंस 2019 अगर हम देखें तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो लगातार 4% के ऊपर रहा है सिंस अक्टूबर 2019. ओनली ऑन 3 ओकेजन्स इन द पास्ट 30 मंथ्स रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है 4% से, उसके क्लोज आया है. अगस्त 2019 में रिटेल इन्फ्लेशन जो RBI का टारगेट था उससे नीचे था, और उसमें MPC ने नोट भी किया कि इन्फ्लेशन इज़ करंटली प्रोजेक्टेड टू रिमेन विद इन द टारगेट ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ. अगस्त का बात है.
और इसीलिए डिसाइड किया टू कट द रेपो रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 5.75 टू 5.40। दिसंबर के अंदर फिर उन्होंने नोट किया कि रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज शार्पली टू 4.6% इन अक्टूबर, प्रोपेल्ड बाय अ सर्ज ऑफ फूड प्राइसेस। और सीपीआई इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन था वो भी उन्होंने हाई कर दिया। जो स्पाइक था इन्फ्लेशन का मेड बाय आरबीआई टू पोज रेपो रेट कट्स, कट करते आ रहे थे कंटिन्यूसली इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने पोज लिया क्योंकि स्पाइक आ रहा था इन्फ्लेशन में, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ग्रोथ बहुत वीक थी उस टाइम पे, लेकिन पोज लेना पड़ा। द पैंडेमिक हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डिसरप्टिंग वेस्टर्न इकोनॉमीज उस टाइमिंग तक, एंड द आरबीआई वाज इंक्रीजिंगली इन अ बाइंड ओवर वेदर टू रेज इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और कट देम टू बूस्ट द ग्रोथ। क्या किया जाए, रेज कर दे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले, जबकि वेस्टर्न में ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहा था वेस्टर्न इकोनॉमीज में पैंडेमिक का, या कम करके ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए। इट डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एंड प्रिजर्व द अकोमोडेटिव स्टांस। जो स्टांस था आरबीआई का कंटिन्यूसली फ्रॉम द पास्ट सम मंथ्स, वो अकोमोडेटिव स्टांस है, यानी कि एक्सपेंड करेंगे जितना हो सके मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, फ्लो करेंगे मनी को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में, एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू रिवाइव द ग्रोथ। इससे इंश्योर होगा कि इन्फ्लेशन विद इन रहे टारगेट। ऑल दो कहने की बात है, अगर अकोमोडेटिव स्टांस रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट मनी फ्लो होगा मार्केट में और ज़्यादा अच्छे से होगा, जिसका रिजल्ट होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में शायद ना रहे, और वही रिजल्टेंट रहा भी। पैंडेमिक के दौरान इन मार्च 2020 एमपीसी ने नोट किया कि गिवन द मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क बोथ ऑन द डिमांड एंड सप्लाई साइड ब्रोट ऑन द बाय द पैंडेमिक कुड बी सीवियर, क्योंकि उस टाइमिंग कुछ भी प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था टू डू वट एवर इट वॉज नेसेसरी, ताकि डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द पैंडेमिक। और उन्होंने फिर से कट किया रेपो रेट में बाय 75 बेसिस पॉइंट, 4.40 पे ले आए। अक्टूबर में एमपीसी ने नोट किया कि जो हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो गई है टू 6.7% ड्यूरिंग जुलाई अगस्त 2020, बट टुक द व्यू दैट द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम एन अनप्रेसिडेंटेड कोविड-19 पैंडेमिक रिज्यूम्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इन्फ्लेशन से ज़्यादा उस टाइमिंग पे हाईएस्ट प्रायोरिटी थी क्या चीज़, प्रोटेक्ट करना इकोनॉमी को और रिवाइव करना इकोनॉमी को। वो अगर प्रायोरिटी उन्होंने माना उस टाइमिंग पे, तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि उन्होंने मेंटेन किया द स्टेटस को। बेशक इन्फ्लेशन बढ़ गई पर रेपो रेट हाइक नहीं किया, बल्कि मेंटेन रखा स्टेटस को। दिसंबर में आरबीआई ने सरप्राइज एक्सप्रेस किया कि जो आउटलुक था फॉर इन्फ्लेशन वो एडवर्स हो गया रिलेटिव टू एक्सपेक्टेशन इन द पास्ट 2 मंथ, इनकी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा एडवर्स होती जा रही है। इसी के साथ इन अप्रैल द एमपीसी सेड की हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुकी है टू 5% इन फरवरी आफ्टर हैविंग ईज टू 4.1% इन जनवरी 2021। जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है और टच कर रही है 6% के आसपास। बट एज कोविड केसेस स्पाइक्ड इट मेड नो चेंज इन द रेपो रेट। उसके बाद भी अगले साल के रेपो रेट में उसने कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं किए। दिसंबर में एमपीसी ने नोट किया कि कोर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है सितंबर अक्टूबर में, बट कैप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड, ताकि सपोर्ट रहे इकोनॉमी की ग्रोथ के रिवाइवल को, और अकोमोडेटिव स्टांस भी मेंटेन रखा जब तक सस्टेन्ड ग्रोथ ना दिखे ड्यूरेबल बेसिस पे। जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो अभी भी ब्रीच कर रहा था 5% मार्क को दिसंबर में। फरवरी 2022 में देखा कि डिस्पाइट राइजिंग सीपीआई इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया कि सीपीआई इन्फ्लेशन 2022-23 के लिए 4.5% रहेगा, लेकिन अप्रैल के आते तक जो सामने आया वो था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और उसकी वजह से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन थी वो जंप कर गई 6% के भी ऊपर इन जनवरी एंड 6.1% इन फरवरी, और जो कोर इन्फ्लेशन था वो भी काफ़ी होवर कर रहा था ऊपर के लेवल पे 6% के आसपास। और इसका रिजल्ट ये रहा कि जो एमपीसी की प्रेडिक्शन थी, एक्सपेक्टेशंस थी, वो बहुत ज़्यादा बार मिस हुए हैं। इसलिए जो ऑथर है वो कहना चाह रहा है कि जो इन्फ्लेशन है उसने डिफीट कर दिया किसी न किसी तरह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को।
सो दिस आर्टिकल इज इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 मिसाइल। इंडिया ने मंडे को सक्सेसफुली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 को टेस्ट किया, जो सभी पैरामीटर्स को पूरा करती है। ट्रेनिंग लॉन्च के दौरान देखा कि जो सक्सेसफुल टेस्ट था वो पार्ट ऑफ रूटीन यूजर ट्रेनिंग लॉन्चेस था और जो स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड है उसके अंडर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड ही इस तरह की मिसाइल्स को लॉन्च करना का अथॉरिटी रखती है और वही लॉन्च करती है, और यूजुअली रूटीन वे में वो ट्रेनिंग के लिए ऐसी चीज़ें लॉन्च करते रहते हैं ताकि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी दे कैन डू दैट एट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अग्नि 4 की जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर तक मानी गई है, बट ये गवर्नमेंट का एस्टिमेट है। सो यूजुअली कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फुली डिस्क्लोज नहीं करती कि क्या पोटेंशियल उनका रेंज हो सकता है। सो लिमिटेड और कंजर्वेटिव फिगर देते हैं ताकि एनिमीज़ को ज़्यादा उसका इम्पैक्ट ना पड़े और एक जो रेस होता है आर्म्स रेस पे उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रहे। सो मिसाइल इज़ वन ऑफ द मैनी इन अग्नि सीरीज स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स और हैज़ अ रेंज ओवर 3500, और इसका जो सक्सेसफुल टेस्ट है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का अफर्म करता है इंडिया का क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस कैपेबिलिटी। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस कैपेबिलिटी, चाहे वो मिसाइल्स डेवलपमेंट हो या मेंटेनिंग अ मिनिमम स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो, उसके लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस टॉपिक इज द डिबेट्स अराउंड द सरोगेसी एक्ट। न्यूज़ में क्यों है? पटिशनर ने फाइल किया एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में जिसमें उसने क्वेश्चन किया कि मैरिटल स्टेटस, एज और जेंडर क्यों क्राइटेरिया है टू अलाउ कमीशन और नॉट कमीशन सरोगेसी इन इंडिया। अब सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी इज डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस जहाँ पे एक वुमेन अंडरटेक करती है किसी और के बच्चे को, किसी और कपल के बच्चे को, एंड एग्री करती है कि वो बाद में बर्थ के बाद उसको हैंड ओवर कर देगी उस कपल को। जो लॉ है वो ऑल्सो अलाउ करता है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, जिसका मतलब है wherein only the medical expenses and insurance coverage is provided by the couple to the surrogate mother during pregnancy, no other monetary consideration will be permitted। यानी कि सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस ही प्रोवाइड करेगा कपल, बाकी कोई पैसा दे के बच्चे को पैदा करवाने की कोशिश नहीं करेगा। और ये काम यूजुअली कौन करने वाले हैं? सिर्फ घर के लोग ही कर पाते हैं, बाहर के लोग बिना मनी के नहीं करते किसी और के बच्चे को डिलीवरी। तो इससे जो कमर्शियल सरोगेसी एक तरह से वो बैन है। सरोगेसी एक्ट क्या है? द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट या बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन नवंबर 2016 एंड पास किया था विंटर सेशन में पार्लियामेंट के 2021 में। सो काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद ये एक्ट पास हुआ था। द एक्ट sought to regulate surrogacy, part of a rather flourishing infertility industry in country, ताकि जो इनफर्टिलिटी इंडस्ट्री उसको किसी तरह से रेगुलेट किया जा सके। काफ़ी इलीगल चीज़ें और अनएथिकल चीज़ें कंडक्ट होती थी, तो उसके काफ़ी कंप्लेंट्स भी रहते, इस रिगार्डिंग में कंसर्न्स रहता था, तो उसी को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाए थे। नीड क्या था? इंडिया एक हब की तरह बन गया था इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बहुत चीपली लोग मिल जाते थे टू गिव सरोगेट मदर, प्लस बाकी के जो ट्रीटमेंट कॉस्ट थी वो भी काफ़ी कम थी, इसलिए अट्रैक्ट होते थे लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड, ताकि जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है उसके ज़रिए इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सके। इस प्रिवेलिंग सोशो इकोनॉमिक इनिक्विटी और अंडर प्रिविलेज वुमेन का एक बहुत ही ईजिली अवेलेबल होना एक प्रॉब्लम था। एक तरह से वो रेंट कर देते थे अपने वोम्स को, गर्भ को, एंड देयर बाय मेक मनी टू टेक केयर ऑफ देयर एक्सपेंसेस, ऑफन टू फैसिलिटेट मैरिज, इनेबल चिल्ड्रन टू गेट एन एजुकेशन और प्रोवाइड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी फॉर समवन इन द फैमिली। पैसे दे दो या बाकी की कोई चीज़ में सपोर्ट कर दो और उसके ज़रिए वो ईजिली रेंट पे ले लेते थे किसी का भी वोम, और बहुत ज़्यादा होने लगा था। अगर किसी भी वॉर्म की अवेलेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन आती थी तो डिमांड उसको बहुत जल्दी पिक कर लेती थी, बहुत इजीली, कि वॉर्म अवेलेबल है, दे विल सून कम टू यू एंड गेट दिस थिंग डन। और जो अनस्क्रप्लस मिडल मैन थे वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और इससे एक्सप्लॉयटेशन जो था इन वुमेन का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे सामने आया जिनमें वुमेन को बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहना पड़ा है, उनकी लॉजिंग, पुलिस कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, और जो प्रॉमिस सम था बच्चा डिलीवरी होने के बाद वो दिया ही नहीं, क्योंकि उसके बाद कुछ किया ही नहीं जा सकता। नाइदर यू कैन किल द चाइल्ड नॉर यू कैन स्टॉप द डिलीवरी,
तो इस केस में उस वुमेन को डिलीवरी करना ही पड़ता था, डिलीवरी होने के बाद वो लेके चले जाते थे और जो उसका पेमेंट था वो पूरा नहीं होता था। ऐसे बहुत से कंप्लेंट्स होने लगे थे और उनका इल ट्रीटमेंट या बाकी की भी काफ़ी सिनेरियोज डेवलप होने लगे थे। फॉर इंस्टेंस इन 2008 में एक जापानीज कपल ने बिगन किया प्रोसेस विद अ सरोगेट मदर इन गुजरात, बट बिफोर द चाइल्ड वॉज बोर्न दे स्प्लिट अप, उनका हो गया डिवोर्स एंड दे बोथ ऑफ देम रिफ्यूज टू टेक चाइल्ड। उनका तो डिवोर्स हुआ और उन्होंने फिर बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने कमीशन किया सरोगेट मदर को एंड आर्बिट्रली चूज वन ऑफ द ट्विंस दैट वर बोर्न। दो ट्विन पैदा हुए, एक को बस लिया और दूसरे को चूज नहीं किया, लेके जाने के लिए मना कर दिया। ये भी सिचुएशंस आए, दिस मेक्स इट वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस। कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू सरोगेट मदर्स, कंडीशन जो थी वो फॉर इंटेंडिंग कपल्स, एनी कपल दैट हैज़ प्रूवन इनफर्टिलिटी आर कैंडिडेट्स, जो एक्ट के तहत देखे कि कौन कौन सरोगेट मदर बन सकते हैं या एलिजिबल लोग हैं। सो इंटेंडिंग कपल एज प्रूवन इनफर्टिलिटी मेडिकल ग्राउंड्स पे है बेसिकली, will be eligible if they have a certificate of essentiality and a certificate of eligibility issued by appropriate authority, तो ही वो सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। The former will be issued if the couple fulfills 3 condition। जो फॉर्मर वाली सिचुएशन है वो तभी होगी तब 3 कंडीशन फुलफिल करता है, तभी वो सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी बेसिकली इशू करवा सकते हैं। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ इनफर्टिलिटी हो उनके पास of one or both from a district medical board। 2, एक order of parentage and custody of surrogate child passed by magistrate court। 3rd, insurance cover for the surrogate mother। ये 3 चीज़ें जब होंगी तब आप ले सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी। और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए मैंडेट करते हैं कपल्स को कि कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। दे शुड बी इंडियन सिटीजन हु हैव बीन मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 साल के लिए। शादी को 5 साल हो गए फिर भी बच्चा नहीं हुआ है तो ही यू कैन गो फॉर दिस। फीमेल की एज मिनिमम होनी चाहिए फ्रॉम 23 to 50 ईयर्स, मेल की 26 to 55। दे कैन नॉट हैव अ सर्वाइविंग चिल्ड्रन, बायोलॉजिकल हो, अडॉप्टेड हो या सरोगेट हो। कोई भी सर्वाइविंग उनके पास अगर ऑलरेडी चाइल्ड है तो दे कैन नॉट हैव अनदर चाइल्ड थ्रू सरोगेसी। अब सरोगेट मदर, ओनली अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल कैन बी सरोगेट मदर, वन हु इज़ एबल टू प्रोवाइड अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, क्योंकि कोई भी फ्री में अनजान व्यक्ति डिलीवरी नहीं करेगा। शी शुड हैव बीन मैरिड विद अ चाइल्ड ऑफ हर ओन। इम्पोर्टेंट कंडीशन इनकी, जो सरोगेट मदर बनना चाहते हैं उनका खुद का बच्चा भी होना चाहिए, मैरिड होने चाहिए, बिटवीन एज 25 to 35 होना चाहिए, और कैन बी अ सरोगेट मदर ओनली वंस। एक बार आपने सरोगेसी के लिए किसी को हाँ कर दिया उसके बाद यू कैन नॉट डू इट अगेन। कंट्रोवर्सी क्या है इस एक्ट में? इवन एट द बिल स्टेज वाइल देयर वर जनरल मर्मर ऑफ एप्रिसिएशन की कंट्रोल हो जाएगा और जो मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन वो कम होगा, बट सम स्ट्रिंजेंट अप्रूवल फ्रॉम इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट देयर वर ऑल्सो एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन कैसा? ओवरली रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन है। Representation from these groups emerged even as Health Minister JP Nadda introduced the bill in the House. Other, primarily those involved in organ transplantation, pointed out कि how despite a similar stringent low organ commerce continues to thrive in the country। इतना ही टाइट organ के लिए भी है लेकिन बहुत अच्छे से organ वाला केस चलता है इंडिया कंट्री में कि जो organ का वो तो full fledged way में चलता है। Brokers continue to operate थ्रू द लेस टेम्पर एंड मोर कोवर्टली, छुप छुपा के काम चलता है, समटाइम्स विद हॉस्पिटल अथॉरिटी के साथ मिलके और या फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ, लो एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके। तो क्लियरली जो इशू है वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है विद द स्टर्न विसेज इवन एज सेंसिटिविटीज़ ऑफ पीपल आर फैक्टर्ड इन। यानी कि सेंसिटिविटी को भी फैक्टर करना पड़ेगा और जो सिचुएशन उसको ज़्यादा बेटर वे से हैंडल करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नाइदर द लॉ इज़ साउंड इनफ टू स्टॉप दिस नॉर इट इज़ लूज इनफ टू अलाउ दोज हु वांट एक्चुअली टू हैपन इट। क्योंकि काफ़ी जिन्होंने पटिशन किया है दे वांट कि उनका खुद का चाइल्ड हो, whether they are single, because even single men is not allowed to have a surrogate mother or surrogate child. So this topic is तमिलनाडु के कुछ ऐसे स्कल्पचर्स थे जो रिकवर हुए थे ऑस्ट्रेलिया यूएस से, उनको हैंड ओवर किया वापस
तमिलनाडु गवर्नमेंट को बाय न्यू दिल्ली मीन्स यूनियन गवर्नमेंट। ये मेजरली रिट्रीव ऑस्ट्रेलिया और यूएस से हुए हैं। पहला है द्वारपाला, रिट्रीव्ड कब हुआ है? 2020 में ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया। ये एक स्टोन स्कल्पचर है जो विजयनगर डायनेस्टी के टाइम का है, जो कि 15वीं या 16वीं सदी का इसका टाइम आता है। ही इज़ होल्डिंग अ गदा इन वन हैंड और अनदर लेग जो उसका रेज्ड अप टू द लेवल ऑफ हिज नीज, एक पैर नी तक उठा हुआ, एक हाथ में गदा है। द स्कल्पचर जो था वो चुरा लिया गया था मुंड्रेश्वर मुदयार टेम्पल तिरुनवेली इन 1994। लगभग 30 साल पहले इसको चुराया गया था इस मंदिर से। दूसरा है नटराज, रिट्रीव किया 2021 में यूएसए से। इमेज है नटराज की जो भगवान शिव को डिपिक्ट करती है इन हिज डिवाइन कॉस्मिक डांस। नटराज की जो मूर्ति होती है बेसिकली डिवाइन कॉस्मिक डांस है। त्रिभंग पोजीशन में या पोस्चर में है और स्टैंडिंग ऑन द लोटस पेडेस्टल, लोटस के ऊपर खड़े हैं वो। इसकी जो डेटिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 11वीं से 12वीं सदी की मानी गई है, यानी कि 700-800 साल से ज़्यादा पुराना है। पॉसिबली अंडा तांडव और डांस ऑफ ब्लिस पोर्ट्रेड हेयर, आनंद तांडव बेसिकली वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। द स्कल्पचर जो था वो चुराया गया था फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रूम, जहाँ पे रखा जाता है मंदिर का, उसमें से। मरियमन टेम्पल थंजावुर 2018 में चुराया गया था। नेक्स्ट है कनकला मूर्ति, इसको रिट्रीव किया गया 2021 में फ्रॉम यूएस से। कनकला मूर्ति डिपिक्ट करती है फियरसम एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड भैरवा। भैरवा इज अ पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा और पोर्ट्रेल ऑफ लॉर्ड शिवा। सो जो ये मूर्ति है कनकला मूर्ति, ये फियरसम एस्पेक्ट को दिखाती है भगवान शिव के। द स्कल्पचर इज 4 आर्म्ड होल्डिंग अयुद्धास सच एज डमरू, त्रिशूल उनके ऊपर वाले हाथ में, और एक बोल एंड त्रिफॉइल शेप्ड ऑब्जेक्ट एज अ ट्रीट फॉर प्लेफुल फोन इन द लोअर राइट हैंड। जो आइडियल है वो 12वीं से 13वीं सदी का माना जाता है और इसको चुराया था नरसिंगंधार स्वामी टेम्पल तिरुनवेली इन 1985। नेक्स्ट है नंदीकेश्वरा, जिसको रिट्रीव 2021 में यूएसए से किया गया। ये एक ब्रॉन्ज इमेज है नंदीकेश्वरा की, इनकी जो किस कंटेंट से बना है? ब्रॉन्ज से बना है। डेटेबल है 13वीं सदी में। इज शोन स्टैंडिंग इन त्रिभंग पोस्चर, फोल्डेड हैंड है और एक्स और फोन के हाथ में है इन द अपर आर्म्स विद हिज 4 आर्म्स इन नमस्कार मुद्रा। इनकी जो 4 आर्म्स है वो नमस्कार की मुद्रा में, और बाकी जो हैंड्स में एक्स है और एक फ़ोन है इनके अपर आर्म्स में। इसको सेम मंदिर नरसिंगंधार स्वामी टेम्पल से चुराया गया था 1985 में। 4 आर्म्ड विष्णु जी की मूर्ति 2021 में रिट्रीव की यूनाइटेड स्टेट से। डेटेबल है 11वीं सदी की, बिलोंग करती है चोला पीरियड से। जो लॉर्ड विष्णु की मूर्ति एक स्टैंडिंग है ऑन पद्म पेडेस्टल, यानी कि लोटस, और होल्डिंग एट्रीब्यूट सच है शंख चक्र 2 हाथ में, और जो लोअर हैंड है वो अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मुद्रा। अभय मुद्रा, त्रिभंग पोस्चर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इट विल इंक्रीज द वेटेज ऑफ योर आंसर। इसको चुरा लिया गया था अरुलमिगु वरदराज पेरुमल टेम्पल अरियालुर इन 2008। गॉडेस पार्वती की मूर्ति जो 2021 में यूएसए से मिली है। इमेज का जो डिपिक्ट करती है वो चोला पीरियड का स्कल्पचर है, डेटेबल 11वीं सदी का। उनके हाथ में लोटस है लेफ्ट हैंड में, जबकि राइट उनके हाथ में हर लाठी इज देयर इन द राइट हैंड, जो कि हैंगिंग डाउन पोजिशन में है। दिस स्कल्पचर वॉज ऑल्सो स्टोलन फ्रॉम अरुलमिगु वरदराज पेरुमल टेम्पल इन अरियालुरिन 2008 में। लास्ट है स्टैंडिंग चाइल्ड संबंदर, रिट्रीव किया 2022 में ऑस्ट्रेलिया से। ये पॉपुलर 7th सेंचुरी का चाइल्ड सेंट था। इनके एक बच्चा जो परमात्मा की तरह बात करे, एक सेंट की तरह बात करे, लेकिन एक चाइल्ड की एज का हो।
इज़ वन ऑफ द मूवर द थ्री प्रिंसिपल सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। जो तीन प्रिंसिपल सेंट है साउथ इंडिया के, उनमें से एक है ये। जो स्कल्पचर है वो 11वीं सदी का माना जाता है। लेजेंड गोज दैट द आफ्टर रिसीविंग अ बाउल ऑफ मिल्क फ्रॉम गोडेस उमा, द इन्फेंट संबंदर डिवोटेड हिज लाइफ टू कंपोजिंग हाइम्स इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा। उमा देवी से जब उनको बाउल मिला था एक दूध का, उसके बाद से उन्होंने ज़िंदगी भर भगवान शिव के लिए हाइम्स लिखे इन प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा। स्कल्पचर डिस्प्ले करता है सेंट का चाइल्ड लाइक क्वालिटी while also empowering him with the maturity and authority of a spiritual leader. इसको चुराया गया था सुगावनेश्वर टेम्पल नागपट्टिनम बिटवीन 1965 से 75 के बीच में कुछ इसको चुरा लिया गया था। सो दीज आर द कुछ इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स है जो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस टॉपिक इज़ अ सिल्वर मोमेंट टू प्रोपेल बे ऑफ बंगाल ड्रीम। जो ड्रीम है बे ऑफ बंगाल का, किस एरिया के अंदर कनेक्टिविटी जो दुनिया में सबसे कम है उसको किसी तरह से डिसेंट लेवल पे लाया जाए, इंटीग्रेशन हो, उसका ड्रीम के बारे में क्या है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 6 जून को बेसिकली 25 साल हो गए 1997 में जो बैंकॉक डिक्लेरेशन किया था, जिसके साथ लॉन्च हुआ था एक मॉडेस्ट ग्रुपिंग जिसको बीस्टेक बोला गया था, क्योंकि उसमें उस टाइम पे सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड थे, इसलिए नाम आया बीस्टेक। 3 कंट्रीज़ नेपाल, भूटान, म्यांमार ने बाद में ज्वाइन किया टू मेक इट बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बीमस्टैक। पास्ट ट्रेजेक्ट्री अगर देखें तो जो ग्रुपिंग का बर्थ हुआ था उस टाइम का वर्ल्ड काफ़ी डिफरेंट था। वो काफ़ी अमेरिकन यूनिपोलर मोमेंट था। 1992 से लेके 2000 तक तो कंप्लीट यूएस हेजमनी था थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिकॉज यूएसएसआर ड्रॉप होने के बाद, ब्रेक होने के बाद कुछ भी नहीं था जहाँ पे कोई और पावर थोड़ा सा भी चैलेंज करे। ना इधर चाइना वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू चैलेंज एट एनी सेक्टर। उसके बाद थोड़ा थोड़ा रशिया भी थोड़ा गेन किया पावर, और चाइना भी, और यूनिपोलैरिटी फिर भी चलती रही अप टू 2020। India and Thailand joined hands to start an experiment of infusing a part of South Asia with the economic and institutional dynamism of ASEAN. So आशियान के साथ मिलके उन्होंने कोशिश किया कि कुछ डायनेमिज्म आ सके आशियान और साउथ एशिया को मिक्स करके। मेनली किसका था? इंडिया एंड थाईलैंड। बट बीमस्टेक फाउंड्स द बर्डन्स ऑफ साउथ एशिया टू हैवी टू कैरी एंड सो ग्रू इट वेरी स्लोली। बेसिकली जो कोशिश था वो अच्छा था, लेकिन साउथ एशिया के बहुत ट्रबल, बायलेटरल इशू फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके खुद के जो बायलेटरल इश्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा थे, चाहे वो इंडिया, श्रीलंका। तो इस वजह से इसको एज अ ग्रोइंग रीजन डेवलप करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। कोई भी प्रोजेक्ट पे जल्दी से हामी नहीं होती थी और इसलिए बहुत स्लोली ग्रो किया। प्रेजेंटली स्ट्रेटजिक कंटेस्टेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना डिफाइंस द रीजन्स जियोपॉलिटिक्स। जबकि इंडिया है, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है? यूएस और चाइना के जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन कैसा चल रहा है। जियो इकोनॉमिक्स उनके गोल्स क्या हैं, जिसकी वजह से अलग टेंशन और अपॉर्चुनिटीज़ प्रूव हो रही है इस एरिया में। चाहे वो चाइना का प्रोजेक्ट हो, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हो, सीपैक हो, इनके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वहाँ पे और टेंशन्स क्या हैं। बीमस्टेक की इम्पोर्टेंस देखें तो 22% के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये रखता है, और इसकी कंबाइंड जीडीपी $2.7 ट्रिलियन है, जिसमें $2.2 ट्रिलियन इंडिया की अलोन है। ये पुराना फिगर है बट स्टिल ब्रॉडर आइडिया देता है। 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेड गुड्स क्रॉस एवरी ईयर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। 1/4 ट्रेड यहीं से जाता है। और मेजर जो फोकस एरिया वहाँ पे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज इस एरिया का। फाउंड कहाँ पे हुआ? 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ। जो काठमांडू हुआ 2018 में, उसके बाद सोचा गया कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि उस टाइमिंग तक सार्क बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया। की अचीवमेंट्स क्या रहे हैं? इट हैज़ क्राफ्टेड अ न्यू चैप्टर फॉर इटसेल्फ, स्पेलिंग आउट ग्रुपिंग का विजन, फंक्शंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एंड हैज़ सिक्योर्ड अ लीगल पर्सनैलिटी।
ये अब तक इसका हो चुका है, नया चार्टर रिसेंटली इसका है, जिसकी वजह से इसको एक लीगल पर्सनैलिटी की तरह अब देखा जा सकता है। इसका खुद का विजन है और फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी भी अब स्पेल आउट हो चुके हैं कि किसका क्या फंक्शन है, क्या विजन है। इसने प्रायोरिटाइज किया है सेक्टर ऑफ प्रोपोर्शन कोऑपरेशन, रिड्यूसिंग देम फ्रॉम अनवाइल्डली 14 टू मोर एंड मैनेजेबल 7। पहले 14 सेक्टर था कोऑपरेशन का, अब उसको रिड्यूस करके 7 पे आ गए हैं। इट हैज़ फाइनली टेकन मेजर्स टू स्ट्रेंथन द सेक्रेटेरिएट, कि एक सेक्रेटेरिएट तो एटलीस्ट हो जाए, इससे पहले उसका सालों से सेक्रेटेरिएट तक नहीं था। ऑल्दो सब मेंबर्स आर येट टू एक्सटेंड एडिक्वेट पर्सनल सपोर्ट टू इट, वो अपने लोगों को वहाँ पे अब बेसिकली इतना नहीं बेचता है, तो सेक्रेटेरिएट की फंक्शनिंग भी अभी लिमिटेड है। अबव ऑल इट्स सक्सेस लाइज इन इट्स सर्वाइवल थ्रू द टर्न्स एंड ट्विस्ट ऑफ इंटरनल टेंशंस। जो बायलेटरल टेंशंस है और इंटरनल टेंशंस हैं, उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। अगर करता भी है तो इट्स अ सक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग। बीमस्टेक रीजन ने काफ़ी विटनेस किया इन्फ्लक्स ऑफ ओवर 1 मिलियन रोहिंग्या रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश इनटू बांग्लादेश, द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बाय द म्यांमार मिलिट्री कूप म्यांमार में, जिसकी वजह से उसका पार्टिसिपेशन बड़ा लिमिटेड हो जाता है। लेड टू इट्स वर्चुअल बॉयकॉट बाय लार्ज सेगमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब उसको बीमस्टेक में बुलाए ना बुलाए, ये क्वेश्चन आ जाता है। और जो ग्रेव पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका के अंदर, उसके बाद उसका किस तरह से उसको चलाए, क्योंकि रिसेंटली श्रीलंका वॉज द होस्ट ऑफ बीमस्टेक। अब श्रीलंका के अंदर ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी कि उसका कोई प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर डिक्लेयर्ड हो, वही बैक टू बैक रिज़ाइन कर रहे थे, तो हु विल टेक द लीड। तो ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं इस बीमस्टेक ग्रुपिंग के लिए। अनलाइक द सार्क पोस्ट 2014, बीमस्टेक हैज़ कंटिन्यूड टू होल्ड इट समिट एंड मीटिंग्स फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स। सार्क फिल भी बिल्कुल ही आउट ऑफ गेम है, बीमस्टेक कम से कम मीटिंग्स होल्ड कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की रेगुलरली। एंड अनलाइक द इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, जो एक बार ही समिट किया है सिंस द एस्टेब्लिशमेंट इन 1997, बीमस्टेक हैज सक्सेडेड इन होल्डिंग 5 समिट सो फार। जो इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, उसका तो आज तक एक ही समिट हुआ है, कम से कम इसने 5 बार किया है। सो इट हैज़ नाउ रिजोल्व टू होल्ड रेगुलर समिट वंस इन 2 years। 2 साल में एक बार तो समिट करना है, ये इसने रिजोल्व लिया हुआ है। लेट्स सी ये होता है नहीं होता। द ग्रुपिंग हैज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड प्रोग्रेस इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, इंडियन पॉइंट, forging security cooperation, Indian point, and creating mechanism and practices for better management of humanitarian assistance in disaster relief। बाकी के देश का प्रॉब्लम इंक्लूडिंग इंडिया। फोर्थ लाइन्स कहाँ पे है? एक फेयर बैलेंस शीट अगर देखें तो जो कुछ शॉर्टफॉल्स भी हैं, गैप्स भी हैं बिटवीन एम्बिशन एंड एक्शन। एक मेजर फेलियर जो इसका वो है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा सार्क के लिए था, लेकिन इसका कोई साफ्टा जैसा या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका नहीं है जो कॉम्प्रिहेंसिव भी हो। जबकि जो 18 years पहले इसको साइन कर लिया था एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, बट आज तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। ऑफिशियल सोर्सेज कंसीड दैट द 7 एग्रीमेंट्स नीडेड टू ऑपरेशनलाइज द FTA, ओनली 2 आर रेडी, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि कम से कम 7 एग्रीमेंट चाहिए टू ऑपरेशनलाइज द FTA, लेकिन सिर्फ 2 ही का टेक्स्ट अब तक बना है। कुछ और डिसअपॉइंटमेंट देखें तो कनेक्टिविटी है, कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना रोड से कनेक्ट है ना रेलवे से। एयर कनेक्टिविटी भी बहुत लिमिटेड है। रिवर एंड कोस्टल शिपिंग लिंक्स भी इतने अच्छे डेवलप्ड नहीं है। एनर्जी, डिजिटल, फाइनेंशियल डोमेन्स में कोई इंटरलिंकिंग नहीं है। इंस्टीट्यूशन दैट ब्रिंग पीपल क्लोजर टुगेदर फॉर ट्रेड, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, वो भी काफ़ी लिमिटेड है। वी नो मोर अबाउट यूरोप देन अबाउट द बीमस्टेक रीजन। Only limited progress has been achieved so far despite adoption of master plan for connectivity supported by Asian Development Bank। मेजर बैंक्स के सपोर्ट से भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए हैं, चाहे वो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो, बाकी के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हो, वो भी ठंडे बस्ते में हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स एम टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार थाईलैंड हैव बीन डिलेड इनऑर्डेंटली। गंगा मेकोंग प्रोजेक्ट हो, कलादान प्रोजेक्ट हो, सब साइलेंट पड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। For greater regional connectivity, more financial resources are needed, और उसके लिए the movement towards establishing the BIMSTEC Development Fund is minimal, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है। मेजर बैंक कुछ प्रोजेक्ट को कवर करते वो कंप्लीट नहीं होते हैं, सो फाइनल रिसोर्सेज कोई भी ऐसे वेस्ट भी नहीं कर सकता और है भी नहीं, और डेवलपमेंट फंड जो बनाया भी है वो भी लिमिटेड है। द ग्रुपिंग हैज़ टॉक्ड अबाउट ब्लू इकोनॉमी बट इट इज़ येट टू बिगिन एनी वर्क ऑन इट। डिक्लेरेशन में समिट के बाद अच्छे वर्ड्स डाल देते हैं,
बट उस पर कोई काम होता नहीं है. बिजनेस चैम्बर्स एंड कॉर्पोरेट लीडर्स आर येट टू इंगेज फुली विद द एक्टिविटीज़ ऑफ बीमस्टेक. बीमस्टेक के इंटीग्रेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लीडर्स आपस में कोऑपरेट करें, ज़्यादा बेटर. वेंचर्स बनाएं, जॉइंट वेंचर्स हो एक दूसरे के कंट्रीज़ के अंदर, वो भी नहीं हो रहा है, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो इस एरिया में. वे ऐड क्या है, एक्साइटिंग डेस्टिनेशन वेट करता है बीमस्टेक का. और जो बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी है उसके लिए काफ़ी वेट और विजन रखता है. ये एक बहुत ही पोटेंशियल पिवटल रोल प्ले कर सकता है पूरे रीजन के लिए, जो मर्ज कर दे, लिंक कर दे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को. ये एसेलरेट कर सकता है रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोलैबोरेट करके इंडो पैसिफिक रीजन के साथ, जिसमें IPEF जो रिसेंटली लॉन्च है उसके साथ, ताकि ज्वाइन हो सके इंडो पैसिफिक रीजन विद साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. नई सिनर्जी क्रिएट हो सकती है बीमस्टेक और IPEF के बीच में. इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल भी बनता है. फाइनली, वाइल ऑल मेंबर स्टेट्स आर इक्वल, 3 हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बांग्लादेश एज द होस्ट ऑफ बीमस्टेक सेक्रेटेरिएट, वो सेक्रेटेरिएट को मेंटेन करे और जो एटलीस्ट डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स हैं वो रेगुलर फॉलो हो, चाहे वो समिट हो, बाकी की चीज़ें हो. थाईलैंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया की जब हम पूरी बात करें आसियान में, तो सिर्फ थाईलैंड एंड म्यांमार है, जिसमें से सिर्फ थाईलैंड इज स्टेबल इनफ टू रिप्रेजेंट साउथ ईस्ट एशिया. सो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. और तीसरा रिस्पॉन्सिबल स्टेट है इंडिया, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है. तो इस पर भी जिम्मेदारी बनती है कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बीमस्टेक का वो अच्छे से हो पाए. दिस ट्रायो मस्ट बी द इंजन to pull the BeamStack train with imagination and determination. Thank you.